मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर क्लास 12 के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के डिमांड पर जो है प्रीवियस ईयर का इकोनॉमिक्स का टॉप मोस्ट 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेके आया हूं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर का साइंस और कॉमर्स का जो है क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई मिल रहा होगा। इसका टॉप मोस्ट 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करने वाले जल्दी जल्दी, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में करा के रखा हुआ है। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर्स देते जाइएगा और साथ में मिलाइएगा कि आपका 40 में से कितना आंसर सही हो रहा है। दोस्तों अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इकोनॉमिक्स का एक से एक वीडियो आगे आने वाली है। दोस्तों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जाके प्लीज इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है इकोनॉमिक्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग आंसर्स देते जाइएगा और नीचे लास्ट में बताइएगा कि आप 40 में से कितना आंसर सही हो रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर। तो वेलफेयर से रिलेटेड पूछा गया, हिंदी में देख सकते हैं क्या लिखा गया, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। तो अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे दोस्तों? आपका पहला ऑप्शन दिया गया एडम स्मिथ, दूसरा दिया गया रॉबिन्स, तीसरा दिया गया सैमुअल्सन और चौथा दिया गया मार्शल। तो दोस्तों सबसे पहला अगर ऑप्शन की बात करें एडम स्मिथ, तो इन्होंने जो है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी नहीं बल्कि इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दिया था। ठीक है, यानी दोस्तों धन केंद्रित परिभाषा दिया था एडम स्मिथ ने। दूसरा अगर बात करें रॉबिन्स का, तो रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दिया था। स्कैरसिटी डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया था? रॉबिन्स के द्वारा। वेल्थ डेफिनेशन जो आया था दोस्तों एडम स्मिथ के द्वारा, कब आया था? 1776 में, याद रखिएगा डेट। और दूसरा यहां पे रॉबिन्स का जो देख रहे हैं स्कैरसिटी डेफिनेशन, वो आया था आपका 1932 में। कब आया था दोस्तों? 1932 में। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि एडम स्मिथ का बुक का नाम क्या है जो उनके द्वारा पब्लिश किया गया था, और रॉबिन्स के द्वारा जो बुक पब्लिश किया गया था उसका नाम क्या है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं है क्या? सैमुअल्सन। सैमुअल्सन जो है दोस्तों इन्होंने ग्रोथ डेफिनेशन दिया था, विकास संबंधी परिभाषा दिया था। और उसके बाद दोस्तों चौथा ऑप्शन देख रहे हैं वो है आपका मार्शल। कौन है दोस्तों? मार्शल। और दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वेलफेयर डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया था, तो वेलफेयर डेफिनेशन जो है कल्याण संबंधी परिभाषा जो है आपका मार्शल के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था दोस्तों? याद रखिएगा इसका आंसर होगा 1890 को। ठीक है, 1890 में। तो मार्शल के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था, आप लोग नीचे इसका कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि आपका पूछा गया था कि कल्याण संबंधी परिभाषा यानी वेलफेयर डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया, तो मार्शल के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से हर एक को क्वेश्चंस को करते चलिए। मैंने जो है ये इकोनॉमिक्स देख रहे हैं इनका मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। दोस्तों आप लोग हर एक क्वेश्चन को आंसर्स देते चलिएगा और नीचे कमेंट करते चलिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन जो बना रहे और आप लोग के लिए एक से एक वीडियो लाता रहूं। ठीक है दोस्तों, जैसे इंग्लिश कोर में हेल्प हुआ आप लोग इस चैनल से इकोनॉमिक्स में भी आप लोग को हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहेगी। तो पूछा गया व्हिच इकोनॉमी हैज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पे बोला गया, हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते क्या लिखा गया, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है? कोएग्जिस्टेंस होता है आपका प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर का। तो दोस्तों जो है यहाँ पे निजी और आपका सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का बात हुआ है, तो इसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिक्स्ड इकोनॉमी। और हम लोग के इंडिया में कैसा देखने को मिलता है दोस्तों? मिक्स्ड इकोनॉमी ही देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। दोस्तों क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया व्हिच इकोनॉमिस्ट फर्स्ट यूज द वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो इन इकोनॉमिक्स। तो मैंने बहुत बार इसको अपने वीडियोस के द्वारा जो है प्रैक्टिस सेशन के द्वारा आप लोग कराया हुआ है। तो किनके द्वारा पूछा गया? अर्थशास्त्र शब्द में जो है व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही पकड़े, रेगनर फ्रिश जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से काफी सारा क्वेश्चन आप सभी ने देखा कि कितना सारा क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो ये इसको इग्नोर बिल्कुल ना करिए, एकदम अच्छे से तैयारी करते चलिए। और जिन्होंने जो है मॉडल सेट 1 का वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके देख लीजिएगा। 1 घंटे का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चंस उसी में से पूछे जाएंगे। तो आप लोग प्लीज जाके जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स का बना दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया द रीजन फॉर व्हिच the size of the production probability curve is concave towards the origin
ओरिजिनल पॉइंट इज। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था। तो यह जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला गया कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की और अवतल होने का कारण। तो मूल बिंदु की और अवतल होने का कारण क्या होता है दोस्तों? बढ़ती सीमांत अवसर लागत। क्या होता है? बढ़ती सीमांत अवसर लागत। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। क्या पूछा गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार घुमा के पूछा जाता है, जो क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। तो द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पूछा गया, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम। तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे आर्थिक लागत, इकोनॉमिक रेंट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को जो है और अलग अलग नामों से जानते हैं। अगर आपका क्वेश्चन घुमा के पूछे तो उसका नाम सब भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिए दोस्तों पेन एंड पेपर लेके। पहला है, इसी को हम कहते हैं हस्तांतरण लागत यानी ट्रांसफर कॉस्ट कहते हैं। दूसरा हस्तांतरण आय कहते हैं यानी ट्रांसफर अर्निंग कहते हैं। तीसरा वैकल्पिक लागत अल्टरनेटिव कॉस्ट कहते हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो आंसर में आप लोगों ने देखा, आर्थिक लागत यानी इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों इसको घुमा के चारों में से कुछ ऑप्शंस डाल दिया जा सकता है, इसलिए आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन। तो कंज्यूमर बिहेवियर, तो जब हम बात करते हैं उपभोक्ता के व्यवहार का, ठीक है, तो उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया आपका मैक्रो, फिर इनकम थ्योरी, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों जब भी हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो वो किस में अध्ययन करते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2, सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। जिन्होंने वीडियोस मेरे साथ लगातार बने हुए उनको मालूम होगा इसका आंसर क्या होगा। हाउ डू वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले क्या लिखा गया है, सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। तो सीमांत उपयोगिता के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारा अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है सीमांत उपयोगिता का? डेल्टा टी यू बाय डेल्टा क्यू। डेल्टा टी यू बाय क्या होगा दोस्तों? डेल्टा क्यू, यानी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर डेल्टा टी यू का मतलब हो गया चेंज इन टोटल यूटिलिटी। ठीक है, उसके बाद नीचे जो क्यू दिया गया है इसका मतलब हो गया चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सीमांत उपयोगिता का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? डेल्टा टी यू बाय डेल्टा क्यू। ठीक है, इसको आंसर्स को लिख लीजिएगा, ये इस बार भी पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया दोस्तों? अभी जस्ट मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें क्वेश्चन डाला हुआ है कि हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी पूछा गया है, यानी उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत पूछा गया। क्या पूछा गया दोस्तों? उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत। और ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलन हिक्स। क्या होगा दोस्तों? एलन हिक्स जो होगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, अगर कार्डिनल दिया जाता, कार्डिनल यूटिलिटी यानी गणनावाचक सिद्धांत दिया जाता, तब आपका होता मार्शल। तब क्या होता? मार्शल। चूंकि यहां पे कार्डिनल नहीं दिया गया, ऑर्डिनल दिया गया यानी क्रमवाचक दिया गया, तो इसलिए यहां पे दोस्तों क्या सही हो जाएगा? आपका हो जाएगा यहां पे एलन हिक्स जो होगा यहां करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये चीज कंफ्यूज नहीं होइएगा, जब भी ऑर्डिनल रहे तो एलन हिक्स होगा, जब भी ऑर्डिनल रहे तो क्या होगा? एलन हिक्स होगा। ठीक है, और कार्डिनल रहे तब मार्शल होगा, कार्डिनल रहे गणनावाचक रहे तब मार्शल होगा। ठीक है, यहां पे ऑर्डिनल पूछा गया, क्रमवाचक पूछा गया, इसलिए एलन हिक्स होगा। तो इसको नोट कीजिएगा अच्छे से, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया भी जाता है बार बार। ठीक है, यहाँ पे इस बच्चे के द्वारा भी जो ये क्वेश्चन में गलती हो गया था समझने में, ठीक है, उसका गलती नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से पढ़ के जाना है आप लोग को, ताकि आप एग्जाम में ना फंसे, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। आगे जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं इंडिफरेंस कर्व इज। तो दोस्तों उदासीनता वक्र के बारे में मैंने काफी बार अपने वीडियोस बताया था। तो उदासीनता वक्र पूछा गया होता है। तो उदासीनता वक्र दोस्तों यहां पे कोई कंडीशन नहीं दिया गया है कि किस कंडीशन में, बात नहीं किया गया यहाँ पे। ठीक है, खाली लिख दिया गया उदासीनता वक्र होता है। तो उदासीनता वक्र जो है यहाँ पे जो दोनों सिचुएशन देख रहे हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, कॉनकेव दिया गया और कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन और कॉनकेव टू द ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर और मूल बिंदु की ओर अवनतोदर। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कंडीशन का बात नहीं किया गया, खाली लिख दिया गया उदासीनता वक्र होता है। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते क्या पूछा गया, फेवरेट क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का। डिमांड फॉर गुलाब जामुन ड्यू टू लो प्राइस ऑफ रसगुल्ला। तो दोस्तों यहां पे बोला गया रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग। तो रसगुल्ला और गुलाब जामुन क्या है, दोनों ही तो रसगुल्ला टाइप है ना, दोनों ही मिठाई है, तो दोनों ही मिठाई है दोस्तों। तो यहाँ पे रसगुल्ला की कीमत को हम क्या कर दिए, कम कर दिए, रसगुल्ला की कीमत को क्या कर दिए, कम कर दिए, और गुलाब जामुन का जो प्राइस था बढ़ा हुआ वो वही है, ठीक है। यानी गुलाब जामुन जो है पहले 10 रुपया और रसगुल्ला भी मान लेते पहले 10 रुपया था, अब रसगुल्ला की कीमत को क्या कर दिए, 8 रुपया कर दिए। तो लोग क्या करेंगे, गुलाब जामुन ज्यादा खरीदेंगे कि गुलाब जामुन कम खरीदेंगे। गुलाब जामुन तो यहाँ पे रसगुल्ला आपको 8 रुपया में मिल रहा है, वही आपको गुलाब जामुन जो है 10 रुपया में मिल रहा है, ठीक है। तो गुलाब जामुन का जो है रेट अभी भी चेंज नहीं हुआ, जबकि रसगुल्ला की कीमत को हम कम कर दिए हैं, ठीक है। तो यानी लोग जो है अब रसगुल्ला ज्यादा खरीदेंगे, लेकिन गुलाब जामुन का मांग क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। गुलाब जामुन का मांग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि गुलाब जामुन का जो प्राइस पहले था वही प्राइस रह गया, ठीक है। यानी गुलाब जामुन की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। जिन वस्तु का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है उसे प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। जैसे चाय और कॉफी, चाय का कीमत अगर बढ़ा देंगे दोस्तों तो लोग किसको खरीदना पसंद करेंगे, किसको पीना पसंद करेंगे, कॉफी को, क्योंकि उनको जो है उसी से जो है कम रेट में कॉफी मिल जा रहा है, तो वही खरीदेंगे, ठीक है। तो एक ही टाइप का वस्तु जो होती है दोस्तों, जिसको हम प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं, जिनका काम एक ही टाइप का क्वालिटी या गुण में रहे, आकार में रहे, तो उस तरीके की चीजों को प्रतिस्थापन वस्तु में रखा जाता है। जिन वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, कम होगी। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, बजट लाइन इंडिकेट्स। तो बजट लाइन क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर हो जाएगा, बजट लाइन इंडिकेट्स यानी बजट रेखा इंगित करती है। तो बजट रेखा जो है इंगित करती है, 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मूल्य अनुपात को, प्राइस रेशियो को जो है इंडिकेट करती है, ठीक है। बजट रेखा जो है किसको इंगित करती है, मूल्य अनुपात को इंडिकेट करती है। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 में पूछा गया है, इसका हिंदी में भी देख लेते क्या है मीनिंग। प्रतिस्थापन की सीमांत दर, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है क्या इंगित करती है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिमान वक्र का ढाल। क्या इंगित करती है, अधिमान वक्र का ढाल। ऑप्शन नंबर 3 स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया इफ द प्राइस इंक्रीजेस इन इनकम ऑफ कंज्यूमर रिड्यूस द डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, द कमोडिटी एक्स विल बी, ठीक है। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स होगी। तो वस्तु एक्स क्या होगी दोस्तों, ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, गिफिन वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं दोस्तों, गिफिन वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। गिफिन वस्तु कैसा होता है दोस्तों, गिफिन प्रोडक्ट वह होता है जिन पर सामान्यतः मांग का नियम जो है लागू नहीं होता। सामान्यतः जो है उस पर मांग का नियम लागू नहीं होता, मतलब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग और बढ़ जाती है, ठीक है। ये मांग का नियम का उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे, मतलब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग और बढ़ जाती है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि और तथा कीमत कम होने पर मांग क्या होता है, घट जाती है। तो ऐसी वस्तु किस में रखते हैं हम लोग, गिफिन वस्तु में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा गया है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग क्या हो जाता है, कम हो जाती है, तो वस्तु एक्स होगी क्या, गिफिन वस्तु यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, if the demand line of an object parallel to the price x y axis, what will be the value of price elasticity of demand of the item, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा गया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे टाइप का क्वेश्चन जस्ट मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था जब इकोनॉमिक्स का वीडियोस का सीरीज चला रहा था। तो क्या हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता है, 0 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा y अक्ष के समांतर, ठीक है, y अक्ष के क्या है, समांतर है, तो यहाँ पे वस्तु की मांग कीमत लोच का मान क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, 0 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्स एट ए पॉइंट वेयर, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बात किया है, यानी उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां, तो दोस्तों याद रखिएगा उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां क्या होता है, जो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा, जहां मार्जिनल यूटिलिटी जो है कीमत के बराबर होता है, यानी प्राइस के बराबर होता है, यानी सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं क्या पूछा गया है।
फॉर गिफिन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी जस्ट हम लोगों ने गिफिन गुड्स के बारे में बात किया दोस्तों। तो गिफिन गुड्स में पूछा गया गिफिन वस्तुओं में कीमत मांग की लोच होती है। तो कीमत मांग की लोच गिफिन वस्तु में क्या होती है, धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर जो है 1 करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव जो होगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो कई बार मैंने कराया हुआ है, मॉडल सेट में भी मैंने बताया था कि यहाँ पे बोला गया है फॉर द टू इंस्ट्रूमेंट्स लेबर एल, लेबर को किससे डिनोट करेंगे, एल से, कैपिटल को के से। तो व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो फंक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, एफ का यूज करते हैं। और किसका फंक्शन पूछा गया, प्रोडक्शन फंक्शन पूछा गया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट कुछ दिन पहले बताया था। यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन का क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू फंक्शन ब्रैकेट एल के, ठीक है। तो एल लेबर को बताता है, के आपका कैपिटल को बताता है और एफ फंक्शन को बताता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ऑप्शन नंबर 1 ये पूछा ही जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले के लिए भी जो है लिखा गया, दो श्रम साधन एल और पूंजी के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप होता है। तो उत्पादन फलन का स्वरूप क्या होता है दोस्तों, एफ जो है फलन को बताता है, एल जो है आपका श्रम को, लेबर को बताता है, और पूंजी आपका कैपिटल के को बताता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, व्हाट इज, यहाँ पे जो है यहाँ पे पूछा गया उत्पादन के साधन क्या है, व्हाट आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा भूमि, श्रम और मजदूर, ठीक है। तो लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों ही होता है, भूमि, पूंजी, श्रम, लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों ही होता है। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, भूमि, पूंजी और श्रम ये तीनों ही करेक्ट है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हाल में मैंने प्रैक्टिस कराया था, वही क्वेश्चन सब है। व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया जब कुल उत्पाद अधिकतम होती है तब सीमांत उत्पाद। तो जब कुल उत्पाद अधिकतम होती है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। जस्ट ये आप लोग का इस बार के मॉडल पेपर 1 में भी जो है दिया गया, जो जैक का ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसमें भी, और इतना अच्छा से मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसके अंतर्गत जो भी उठा के क्वेश्चन पूछेगा वो आसानी से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यूट्यूब पे जो है बहुत सारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाया, तो प्लीज जाके आप लोग जो भी नए स्टूडेंट्स हैं या अपने फ्रेंड्स के बीच आप लोग प्लीज उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है एक एक बातों को समझ के बच्चे आसानी से प्रैक्टिस कर सके। 1 घंटा बस आप लोग को देना है, बस आप लोग उसको रियलाइज कर जाइएगा कि हम कितने सारे क्वेश्चंस को आसानी से टच कर सकते हैं। जिसने वो वीडियो देखा है दोस्तों उसके लिए तो ये सब क्वेश्चंस आसान है, वो आराम से सब आंसर्स को टिक आउट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आप लोग जाके प्लीज देख लीजिएगा प्लेलिस्ट का वीडियोस, ठीक है। एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है जस्ट मैंने करवाया हुआ है। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 पूछा गया इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल दीर्घकाल लॉन्ग टर्म जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ईच पॉइंट ऑफ आइसोपोड कर्व्स रिफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट्स दैट डैश ऑब्जेक्ट्स दे प्रोडक्ट प्रोड्यूस ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि समोत्पाद वक्र जो है, समोत्पाद का वक्र प्रत्येक बिंदु 2 साधन के वैसे संयोग को दर्शाता है जो वस्तु की डैश मात्रा उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों, यहाँ पे देखिए समोत्पाद बोला गया है, यानी समान उत्पाद, यानी दोस्तों समोत्पाद का मतलब समान उत्पाद। तो यहाँ पे आपका समान जो होगा इक्वल, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या पूछा गया है, एट व्हाट लेवल, क्या पूछा गया, एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन डज जिस्ट्रियस प्रोड्यूसर wants to produce according to the law of variable ratio। तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है। तो ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ था, उत्पादन की किस स्तर पर, तो दूसरे स्तर पर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों जो आपका कोडरमा से जारी किया गया पेपर उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व इज इज ऑफ द साइज ऑफ, ठीक है। तो इज ऑफ द साइज ऑफ पूछा गया। 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये किस तरह से होता है, यानी पूछा गया अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है। तो मैंने बताया था कैसा आकार का होता है दोस्तों, यू आकार का होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यू आकार, यू साइज का होता है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 24 नंबर जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट वाला पेपर दिया गया उसमें भी ये पूछा गया था, और ऑफिशियल वाला भी पूछा गया कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट टीसी
टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, टीसी इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट बराबर क्या होगा, टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी में भी देख सकते हैं, टीसी का मतलब हो गया दोस्तों कुल लागत, टीसी का मतलब हो गया कुल लागत। कुल लागत बराबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे टीएफसी कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत यानी टीवीसी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या दिया गया है, 25 पे दिया गया फॉर अ फार्म्स इक्विलिब्रियम। तो फॉर अ फार्म इक्विलिब्रियम पूछा गया है, तो एकदम इजी क्वेश्चन, अभी जस्ट मैंने बताया एमआर बराबर क्या होना चाहिए, एमसी होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जस्ट कुछ दिन पहले कराया हुआ क्वेश्चन में से है। तो फार्म संतुलन होती है जब एमआर बराबर क्या होता है, एमसी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव में भी पूछा जा रहा है, ब्रेक इवेंट पॉइंट। ठीक है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा ब्रेक इवेंट पॉइंट क्या होता है, सम विच्छेद बिंदु क्या होता है, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सम विच्छेद बिंदु राइजेस होता है, कब राइज होता है दोस्तों, पूछा गया सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का जो है आंसर हो जाएगा जब टीआर बराबर टोटल रेवेन्यू बराबर क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों आप लोगों में से कितने स्टूडेंट ने जो है सब्जेक्टिव वीडियो देख लिया है मेरे द्वारा जो बनाया गया है, और प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चंस को लेके भी मैंने सब्जेक्टिव बनाया, आप लोग जाके देखिएगा। कौन कौन से स्टूडेंट देखे नीचे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड हु सेड इट। तो ये क्वेश्चन ईजी है, पूर्ति अपने मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है। कथन किसके द्वारा बोला गया, ये बोला गया प्रोफेसर जेबीसी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, आप लोग और सब्जेक्टिव वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं शाम तक जो है देखो कोशिश करूंगा अपलोड करने का। इफ द प्राइस ऑफ गुड्स राइजेस 40% बट द सप्लाई इंक्रीजेस 10% देन सप्लाई ऑफ सच गुड्स विल बी। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इन इलास्टिक, यानी बेलोजदार जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा, बेलोजदार में करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, डिमांड इज इन स्टेट ऑफ एक्सेस व्हेन। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया, हिंदी में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, मांग अधिक की स्थिति होती है जब। तो मांग अधिक की स्थिति होती है जब, तो 29 नंबर का क्या हो जाएगा, पूर्ति। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा कि पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है। तो इसका मतलब ही यहाँ पे अधिक का बात किया है, तो इसका मतलब हो गया क्या, पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है तब। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डिमांडेड इज स्टेट ऑफ एक्सेस व्हेन, तो हो जाएगा डिमांड इज हायर देन सप्लाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 30 पे, तो 30 पे बोला गया इन विच मार्केट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन फाउंड। ठीक है, तो विभेदीकरण का बात किया गया है। तो विभेदीकरण का दोस्तों, तो विभेदीकरण का बात कहाँ पे होता है, मोनोपोली मार्केट पे होता है। तो मोनोपोली मार्केट में आपको मन है, आप एक बाजार है और आपको मन है कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लोगों के बीच आप साधन को कैसे भी कीमत पर आप उसको वितरित कर सकते हैं। तो ये मोनोपोली मार्केट पे देखने को मिलता है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया था, रेलवे, इंडियन रेलवे जो है अपना भारत सरकार उसको देखती है, तो भारत सरकार जो है हर लोगों के लिए अलग अलग चार्जेस फिट करती है। ठीक है, जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसके लिए अलग टिकट होगा, उसके लिए कम पैसा चार्ज करेगी। जो नॉर्मल है, अडल्ट लोग है, जो वयस्क लोग हैं, उन लोगों के लिए अलग पैसा चार्ज करेगी। बच्चों के लिए अलग पैसा है, स्टूडेंट्स के लिए कंपनसेशन है, अलग उन लोग के लिए चार्ज करता है। तो दोस्तों हर किसी के लिए एक ही जगह पे जाना है, एक ही दूरी तय करना है, एक ही ट्रेन पे जाना है, लेकिन सबके लिए कीमत क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो कीमत विभेदीकरण किस में देखने को मिलता है, एकाधिकार में देखने को मिलता है, मोनोपोली में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स डू ऑल द फार्म्स प्रोड्यूस इन अ फुल कॉम्पिटेटिव मार्केट। अब आ गया कॉम्पिटेटिव मार्केट का बात। ठीक है, यानी बोला गया है कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फार्मों की वस्तुओं का उत्पादन करती है। तो सभी, जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है ना दोस्तों, तो सभी अपना वस्तु को समरूप रखना चाहता है। ठीक है, तो यानी दोस्तों आपका होमोजीनियस जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 समरूप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
जब मोनोपोली होगा तब आपका होगा क्या दोस्तों, आपका डिफरेंशिएटिव का बात होता है, लेकिन जब आपका कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा तो होमोजीनियस होगा। यहाँ पे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन AR कर्व, ठीक है, एंड द MR कर्व अंडर मोनोपोली। तो ये मैंने काफी अच्छा से डायग्राम बना के भी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आंसर हो जाएगा AR जो है ग्रेटर देन होता है उस समय में क्या, MR के, ठीक है। एकाधिकार के अंतर्गत AR वक्र MR वक्र के क्या संबंध है, तो एकाधिकार के अंतर्गत पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, AR ग्रेटर देन MR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 33, इन व्हिच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज देयर वन एंड ओनली प्रोड्यूसर ऑफ एन आर्टिकल। तो दोस्तों यहां जो है पूछा गया किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है। तो जस्ट अभी मैंने बताया था उत्पादक बोला गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा एकाधिकार बाजार में, ठीक है, एक और केवल एक का बात होगा दोस्तों, ठीक है, वन एंड ओनली का बात होगा। तो याद रखिएगा ओनली और मोनोपोली, ओनली मोनोपोली, ओनली मोनोपोली। कैसा लग रहा है, सुनने में एक टाइप का लग रहा है, तो इस तरह से याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो लगाया गया है ये किसी और का पेपर है, उसके द्वारा लगाया गया आंसर से, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। जो मैं आंसर बता रहा हूँ उस पर ध्यान देके अच्छे से टिक आउट कर लीजिएगा, एकाधिकार का यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, What will be the total amount of intake received by seller from sale of 50 units of an article at ₹6 per unit, ठीक है। तो 6 पर यूनिट का बात किया है क्या है, ये तो बड़ा गंभीर समस्या है, हिंदी में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत सारा प्रैक्टिस कराया था, आप लोगों का डिमांड रहेगा तो एक अलग ही सेशन आएगा इस पर। एक विक्रेता को 6 रुपये प्रति इकाई की कीमत पर किसी वस्तु की 50 इकाई की बिक्री से कुल प्राप्त आगाम की राशि क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू का बात किया गया, कुल आगाम की राशि का मतलब ही होता है टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे जो निकालने बोला गया कुल आगाम की राशि यानी टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए बोला गया है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू निकालना है भाई, तो कैसे निकलेगा, तो टी आर बराबर क्या होता है दोस्तों, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है, मूल्य गुना मात्रा। तो मूल्य कितना है दोस्तों, मूल्य है 6 रुपए, तो 6 और मात्रा कितना है दोस्तों, कितना यूनिट है 50, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा कितना 300, कितना आएगा 300। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 300 जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हिंदी मीडियम में भी, यहाँ भी ऑप्शन जो होगा 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा अच्छे से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो AR यहाँ पे जो दिया गया है इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो डायरेक्ट आंसर आप लोग देख के पकड़ लिए होंगे, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है, AR इक्वल्स टू MR जो है E/E-1, ठीक है, अंडर ब्रैकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही है दोस्तों, तो ये ऑप्शन 1 जो होगा यहाँ करेक्ट होगा, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36, MR इज सोन एज। तो ये क्वेश्चन जस्ट प्रीवियस जो है इसके द्वारा जो जारी किया है कोडरमा के द्वारा, उसमें भी ये क्वेश्चन डाला गया है, यानी उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर को ही शामिल किया गया दोस्तों, ज़्यादा कुछ उसमें टेंशन नहीं लेना है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने आर्ट्स वाला का भी अपलोड कर दिया है और आज साइंस और कॉमर्स का भी अपलोड कर दिया हूँ, दोनों वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, तैयारी धुआंधार हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बोला गया है MR इज सोन एज, तो MR इज सोन एज, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला होगा डेल्टा TR बाय डेल्टा Q, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पे MR को प्रदर्शित किया जाता है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37 देख लेते हैं, बोला गया है डिमांड कर्व, ठीक है, डिमांड कर्व ऑफ अ फार्म परफेक्टली इलास्टिक अंडर, ठीक है। तो एक फार्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, तो पूर्ण लोचदार कहाँ होता है दोस्तों, एकदम कहाँ होता है, आपका याद रखना है, पूर्ण लोचदार होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, कहाँ होता है, परफेक्ट कंपटीशन में जो होगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 38 पे पूछा गया है प्राइस ऑफ अ गुड्स इन अ मार्केट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर, ठीक है। तो बोला गया है वह बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ, तो यहाँ हमने पढ़ा था, ठीक है, कि ये डिमांड का लाइन है, ये क्या है दोस्तों डिमांड लाइन, और ये हो गया मेरा सप्लाई यानी पूर्ति, मांग का वक्र हो गया, ये आपका पूर्ति का वक्र हो गया। तो याद रखिएगा जहां मांग और पूर्ति बराबर होती है, जहां मांग और पूर्ति क्या होती है, बराबर होती है, वही वस्तु की मूल्य का निर्धारण होता है, प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है,
ठीक है, यानी दोस्तों वस्तु की मांग बराबर क्या होगा, वस्तु का पूर्ति। इस सिचुएशन में क्या होता है, वस्तु का मांग बराबर क्या होता है, वस्तु का पूर्ति, यानी डिमांड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सप्लाई। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा, इसको याद कर लीजिएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, इस पर वीडियो बना के दे देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 39 नंबर, ये भी जो है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट विल बी द टोटल, बोला गया है टोटल प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन 5 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम द मार्जिनल इनपुट जो है दिया गया है आपको यहाँ पे, तो कितने के लिए निकालने बोले गए, 5 यूनिट के लिए। हिंदी में देख लेते थोड़ा सा, यहाँ पे दिया गया है नीचे दिए गए फार्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची के से जो है आपको वस्तु की 5 इकाई, वस्तु कितना इकाई, 5 इकाई के उत्पादन कुल संप्राप्ति क्या होगी, ठीक है। तो कुल संप्राप्ति 5 इकाई, तो यहाँ पे 5 इकाई दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ यानी हमको कहाँ तक कैलकुलेट करना है, 5 इकाई तक, ठीक है। तो इसको पूरा ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा ऐड जब कीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 4 आपका 10 और यहाँ हो गया 8 18 और 12 यहाँ पे हो गया आपका 30 और यहाँ हो गया आपका 10, कितना हो गया दोस्तों, टोटल 40, ठीक है। तो आपका 40 जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। जितना इकाई तक के लिए बोलेगा वहीं तक के लिए आपको ऐड करना है, इसको ऐसे करके कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक है। तो 40 जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा गया है मार्केट प्राइस इज फाउंड इन, ठीक है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में क्या लिखा गया, बाजार मूल्य पाया जाता है। तो मार्केट प्राइस इज फाउंड इन पूछा गया दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का जो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। शॉर्ट पीरियड मार्केट जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी अल्पकालीन बाजार में, क्या होगा दोस्तों, अल्पकालीन बाजार में। तो दोस्तों ये था साइंस और कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट पेपर जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। आर्ट्स वाला जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में वीडियो में दिया गया वो सभी क्वेश्चंस आप लोग जाके उसका अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और ये वीडियो में आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ नीचे कमेंट करके जो है ईमानदारी से बताइएगा, और क्या क्या जो है आप लोग चाहते हैं नीचे वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो मॉडल पेपर है दोस्तों हर साल जैक के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो अच्छे से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। 40 में से ईमानदारी से बताइए कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और आपने सब्जेक्टिव का जितना वीडियोस बनाया अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, अगर इकोनॉमिक्स से 90+ स्कोर करना है, क्योंकि प्रीवियस साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अच्छे रिजल्ट किए थे कॉमर्स और साइंस के इकोनॉमिक्स में, तो आप लोग भी लाना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और थोड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया, अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।